नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी कांग्रेस की, और कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारण तलाशने शुरू कर दिए थे, लेकिन हार के कारण ढूंढते ढूंढते एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जी हां, इस बार कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हार का जिम्मेदार उदय भान को ठहराया है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह भी दे डाली है, जिसके बाद वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। उदय भान समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह को निशाने पर लिया है और नसीहत भी दी है। ऐसे में एक और हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, दूसरी ओर कांग्रेस में गहरी गुटबाजी है। इसी को लेकर चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में घमासान तेज, फिर खुलकर सामने आई गुटबाजी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने खुलकर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में एक ही नेता के नाम पर सब कुछ चल रहा है, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि वीरेंद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्हें पार्टी मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। उनको जो है बड़े वरिष्ठ नेता है, उनको कोई बात कहनी है, अपने कांग्रेस नेतृत्व से बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह के उदय भान से इस्तीफा मांगने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह कई दिनों के बाद पार्टी में आए हैं, उन्हें अभी कुछ नहीं मालूम। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उदय भान को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पार्टी की हार हुई है, चुनाव बदलाव की जरूरत। क्या कहेंगे सर उनके इस बयान पर? सर किसके बयान पर? वो अभी कई दिनों के बाद पार्टी में आए हैं, पार्टी का भी उनको पूरा वो नहीं है। तो वहीं वीरेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी उन्हें नसीहत दी। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता है, ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने विचार पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखने चाहिए। ऐसी बयानबाजी ही चुनाव में हार का कारण बनी। बूढ़ा हो गया, उसने इस तरह की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए। सारी बातें पार्टी उसमें करनी चाहिए। क्यों दे दे? अकेला उदय भान की क्या जिम्मेवारी है उनमें? यही तो एक बीमारी है। जो बात हमने हमारी पार्टी को कहा है, पहले जूल फजूल बयानबाजी की, पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी के खिलाफ, ये सारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। उदय भान जी इस्तीफा क्यों दे? नहीं देना चाहिए। कांग्रेस में हो रही खींचतान पर सीएम नायब सैनी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है और उदय भान के इस्तीफे की मांग करना अच्छा कार्य है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है, इस्तीफा मांगना तो अच्छा है। उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे, तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, वो कांग्रेस की तरफ भाग गए, क्या करेंगे उसका। कांग्रेस में बढ़ती कलह को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का ये खेल चलता रहता है और ये छोटा मोटा एंटरटेनमेंट होता रहता है। कांग्रेस का ये जो खेल है ये चलता ही रहता है और छोटी मोटी एंटरटेनमेंट भी राजनीतिज्ञों को इसी ही मिलती है। बहरहाल एक तरफ हरियाणा में निकाय चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस को गुटबाजी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस इस गुटबाजी से कब तक बाहर निकल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस में और कांग्रेस को लेकर चल रही बयानबाजी पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर है कांग्रेस से ही होगी। रोड साहब, कहां सीएलपी का एलओपी का इंतजार हो रहा है कि सीएलपी लीडर कब बनाया जाएगा, और जाहिर है मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग हैं तो एलओपी भी वो होंगे,
लेकिन क्या वजह है कि एक तरफ हार का मंथन भी चल रहा है, दूसरी ओर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वीरेंद्र सिंह का बयान कि मैं तो हैरान हूं उदय भान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द चूंकि सब कुछ घूम रहा था उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, क्या कहेंगे? ज्योति जी, जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बयान की बात है, ये 2 दिन से मीडिया में कल परसों भी इसी विषय पर डिबेट रही। बड़ा मीडिया को भी शायद इस बयान में ज्यादा रुचि है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में तो एक छोटे नेता हुआ करते थे। पहले जब वो कांग्रेस में थे वो, फिर अब जब दोबारा कांग्रेस में आ गए बीजेपी में पार्टी के बाद, वो फिर बड़े नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा दौर था, वो ना तो सीएम थे और ना ही वो बीजेपी के नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व हो या आला नेतृत्व हो, उनका केंद्र का सलाह देते थे। ये लोकतंत्र कांग्रेस भी है, हमारा ये लोकतंत्र, हमारी ये हमारे को मुबारक। अहिंसा गांधीवादी विचारधारा के अनुसार यहाँ हर कोई भावी मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, चाहे वो किरण चौधरी जी थी और अन्य नेता थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां वो भावी मुख्यमंत्री का जो भूत है एकदम उतर जाता है। वीरेंद्र सिंह जी दोबारा आए, पार्टी हाईकमान ने, भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, ये कैसा राजनीतिक दौर है ज्योति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आपको शेयर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई शायद 29 तारीख पर, 2:30 बजे शुरू हुई थी, 8:30 बजे तक रात तक चली, पूरा मीडिया गवाह है इस बात एआईसीसी। और उसमें गंभीरता से मंथन किया गया कि कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में चुनाव जीतने की स्थिति में थी, चुनाव क्यों हार रही। नरेंद्र मोदी जी के लिए कम महत्वपूर्ण राज्य छोड़ दिया जाता है, और जो राजनीतिक महत्व रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र की राजनीति के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी आनंद पालन में प्राप्त कर लेती है। कई सरकारें तोड़ दी, जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में से हुआ, जयपुर तक विधायकों का रखा गया, मानेसर में बंदी बना के रखा था, गोवा में सरकारें तोड़ दी, चंडीगढ़ में बैलेट पेपर का खेल हुआ, या अप्रत्याशित खेल है। इन गंभीर मुद्दों पर जब पार्टी हाईकमान सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मंथन कर रही हो, हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने 2 टूक शब्दों में बोला कि ईवीएम के ऊपर आपकी राय क्या है, और इसको हाँ तो हाँ, ना तो ना, सभी इंडियन गठबंधन के घटक दलों से विचार विमर्श करके इस मूवमेंट को कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसी माह में 26 दिसंबर को फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है वीरेंद्र सिंह जी का या अन्य किसी नेता का, एक तरह से ईवीएम के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के खिलाफ जो एक माहौल बना है, उससे ध्यान हटाने के लिए तो नहीं है। बात ईवीएम की हो रही है, वो किसी एक नेता को, तो आप तो फिर बीजेपी से उनकी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं आप तो, कि माहौल जो है उससे मुद्दों से भटकाने की राजनीति चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। ज्योति जी, कांग्रेस में आकर भी कांग्रेस के नहीं हो पाए हैं, बीजेपी से उनका प्रेम कायम है अभी भी। ज्योति जी, नायब सिंह सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री का, अभी आपके चैनल के ऊपर मैंने ज्ञान सुना, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो बड़े सीनियर नेता हैं और ईवीएम की जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वो कारण सही है। यानी भारतीय जनता पार्टी उस कांग्रेस पार्टी को यह बताएगी कि हम चुनाव कैसे हारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक आरडीएक्स का पता नहीं करवा, पुलवामा कांड में कहां से आया था, वो कांग्रेस के हार के कारण बताने जा रही है वीरेंद्र सिंह जी की मार्फत। जो गांधी परिवार और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को मुगलों से, अंग्रेजों से आजाद करवा देती है, क्या आप उस कांग्रेस पार्टी के फैसले को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या गांधी परिवार और राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं जानते मैं किस नेता की क्या हैसियत है? चाहे विपक्ष के नेता की बात हो या कांग्रेस के संगठन बनाने की बात हो, हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान से हर स्थिति को
देख रहा है और बहुत जल्द फैसले भी लेने वाला है। जैसे न्यायपालिका में कोई जब बड़े केस में ऑर्डर आने वाला होता है ज्योति जी, उससे पहले कई लोग एडिटोरियल लिखवा देते हैं अखबारों में, और उसमें माननीय न्यायपालिका कई बार टिप्पणी करती है, आप भी जानती है, आप देखोगी, एक बड़ी पत्रकार है, तो न्यायपालिका लिखती है कि कोर्ट के फैसले को प्रभावित पत्र अखबारों में या समाचार पत्रों में इस तरीके के लेख लिखे जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर यही साजिश की बू आती है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले को प्रभावित करने के लिए तो कहीं ऐसे बयान नहीं दिए जा रहे, या फिर किसी नेता का अपना स्वार्थ हो सकता है कि वो चाहता हो चौधरी वीरेंद्र सिंह प्लांटेड है, फिर वो कांग्रेस बीजेपी का प्रोजेक्शन है, फिर इस तरह का माहौल बनाने के लिए कांग्रेस में। मैं पार्टी लाइन बता के इसको संपूर्ण करता हूं एक सेकंड में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसको पार्टी बनाए, चाहे नेता की बात हो या संगठन में पीसीसी प्रेसिडेंट की बात हो, और किसको हटाए, किससे इस्तीफा ले, यह पार्टी हाईकमान तय करेगी। और हमारे नवनिर्वाचित 37 के 37 विधायक इनका प्रस्ताव पास करके पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई 31 या 32 या 6-7 अलग अलग गुट नहीं है। 37 के 37 नवनिर्वाचित विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया ज्योति जी केंद्रीय ऑब्जर्वरों के सामने कि जिसको भी राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, रोड साहब अगर इतना आसान अगर होता तो अब तक एलओपी बन जाते। वो बन चुका है शुरुआत में। अच्छा, आपने मुझे एक बात कहनी है, उसके बाद मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने शुरुआत में कहा कि मीडिया को इसी में दिलचस्पी है कि वीरेंद्र सिंह जब इस तरह के बयान दे तो हम डिबेट करें। तो मैंने अपने प्रश्न की शुरुआत में ये कहा कि हम तो एलओपी अगर आप लोग बनाएंगे या संगठन में भी कुछ बदलाव करेंगे तो हम तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। इंतजार तो एलओपी का है, लेकिन क्या करें, बयान इस तरह के आ जाते हैं कि हम तो हैरान हैं। जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि उदयभान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, वो हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। जब इस तरह के बयान आपके नेता खुद दे देते हैं तो मीडिया भी उसमें क्या कर सकता है? नहीं, ठीक है, हम तो आपकी पार्टी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, जिसमें आपके बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब बयान दे रहे हैं, उदयभान का बयान आया है, जयप्रकाश जेपी का भी रिएक्शन आया गया, तो हम तो कांग्रेस को लेकर ही डिबेट कर रहे हैं। ज्योति जी एक बात कह के समाप्त करता हूँ मैं। आपकी बात पे मुझे कोई विरोध नहीं है, आपकी ड्यूटी बनती है। मैंने तो वैसे स्वाभाविक बात, आप उसको अन्यथा ना ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा में हर जिले, हर ब्लॉक और हर हाईवे या स्टेट हाईवे को अपने पैदल कदमों से नाप कर ये अंदाजा लगा चुके हैं कौन कितने पानी में। जो फैसला लेंगे 37 के 37 नवनिर्वाचित विधायकों को भी मंजूर होगा, नेता विपक्ष का, और जिसको प्रधान बनाएंगे पीसीसी का बनाएंगे या उदयभान जी को कंटिन्यू रखेंगे, यानी जो भी फैसला लेंगे वो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे नेता विपक्ष तक सबको मंजूर होगा। तो प्रियदर्शनी जी, चलिए अभी तो इंतजार ये है राहुल गांधी कब फैसला लेंगे। प्रियदर्शनी जी, रोड साहब को डाउट है कि वीरेंद्र सिंह जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। मैं आपको सादर प्रणाम पहले तो ज्योति जी, और यहाँ पे बैठे हुए बाकी सभी बंधुओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुरेश जी की बातें सुन रही थी, फिर मुझे लगा कि शायद मुझको सुनाई नहीं दे रहा, तो मैंने माइक को भी ना एकदम थोड़ा क्लोजली और ले लिया कि शायद मैं ही गलत सुन रही हूं। मैं निशब्द हूं, स्तब्ध हूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे मुझे एग्जैक्टली क्या रिएक्शन देना चाहिए। आप अपने ही एक पार्टी के नेता, जो कि इतने सीनियर नेता हैं, जिनके परिवार के लोग भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत सारे पदों पे रहे हैं, आप उनके बारे में एक नेशनल टेलीविजन पे आके इस किस्म की बातें बोल रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। क्या प्रश्न पूछना गलत है? इनके हिसाब से लोकतंत्र का मतलब ये होता है, अभी मैं अमित शाह जी, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी लाइव ही चल रहा था कुछ देर पहले संसद में, सुन रही थी कि कांग्रेसियों के लिए जो व्याख्या है कि अंबेडकर जी की सिर्फ एक प्रतिमा ले लेते हैं ये, और उनके सिद्धांतों पे न चल के सिर्फ वो प्रतिमा लेके खड़े रहते हैं, और उसके बाद लोकतंत्र की किताबें लेके घूमते रहते हैं। लेकिन अगर इनकी पार्टी में खुद ही लोकतंत्र नहीं है, अगर कोई नेता इनसे सवाल पूछ ले, ऊपर से लेके नीचे तक का मैं बता रही हूं, चाहे मणिशंकर अय्यर इनसे कोई सवाल पूछ लें, मणिशंकर अय्यर कितनी बार कैबिनेट मंत्री रहे, कितनी बार कितने बड़े बड़े पदों पे रहे,
आज उनकी हालत ये है कि 10 साल हो गए उनको राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। 10 साल ज्योति जी, 10 साल हो गए। ये कोटेड स्टेटमेंट है, अभी हाल फिलहाल में मणिशंकर अय्यर के इंटरव्यूज देखेंगे, पता लगेगा आपको। विजेंद्र जी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो भाई ये सवाल तो पूरा हरियाणा इनसे पूछ रहा है, जबकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का इनके आंतरिक मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलओपी से तो लेना देना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हमें मिलना चाहिए, हरियाणा की जनता को मिलना चाहिए, उससे तो लेना देना है। और भाई जब जीत की जिम्मेदारी आप लेंगे तो हार की जिम्मेदारी भी तो आप ही लेंगे ना। ये तो ग्रेसफुलनेस होनी चाहिए कि मतलब जिसको कहते हैं इसी समय उदय भान जी तो खुद अपना विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उदय भान जी तो वैसे भी उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और खुद जिम्मेदारी लेके जैसे बाबरिया जी ने किया उसी तरीके से इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसके बाद नॉर्थ एवेन्यू में जब ये अभी आज से 1 महीना पहले ये नॉर्थ एवेन्यू में समीक्षा कर रहे थे, कोई समीक्षा बैठक कर रहे थे नॉर्थ एवेन्यू में, तब भी मैंने यही हेलो जी बोले। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? प्रियदर्शनी जी आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो, चलिए प्रियदर्शनी जी को आवाज नहीं जा रही, फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद आपका। चलिए फिर से कनेक्ट करते हैं। मैं इनेलो को तब तक चर्चा में जोड़ रही हूँ। ओंकार जी देखिए, बात में दम तो है। प्रियदर्शनी जो कह रही है कि जब जीत का क्रेडिट आप लोग लेते, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा आ रहे हैं बहुत, क्योंकि कांग्रेस सरकार किसी ने कम से कम नहीं कहा। हुड्डा समर्थक, हुड्डा के चाहने वाले, हुड्डा खेमे के कार्यकर्ता बार बार हुड्डा सरकार बनेगी ये दावा कर रहे थे। तो जब क्रेडिट लेना था तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और ठीक इसी बात को कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह कि वो हैरान है उदय भान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और एक ही व्यक्ति का जो बार बार नाम लिया जा रहा है उससे भी पार्टी की छवि खराब हुई, यानी भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना उनकी ओर से साधा गया। के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक तो सारे चैनल यही डिबेट कर रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है। आज तो प्रवक्ता साथी ने टीवी पर बता दिया कि हाँ गुटबाजी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। अभी तक ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस में आ गए। अगर ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे तो प्रवक्ता साथी हैं, मेरे भाई हैं, तो उनको जो टिकट दी गई उनको वो किस लिए दी गई थी? टिकट भी तो मिली ना। ये बहुत अजीब बात है। आज तो मैं पहले भी कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी है ये कांग्रेस की गलतियों के कारण बनी है। मुख्यमंत्री महोदय एक धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं एक धन्यवादी दौरा कांग्रेस के नेताओं का भी कर देना चाहिए, हुड्डा साहब का और बड़े बड़े नेताओं का कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये जनमत से तो बनी है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन वो जनमत कैसे मिला? क्योंकि इनकी आपसी फूट, संगठन का ना होना, एक कैंडिडेट एक जगह पे एक की जगह 3 कैंडिडेट खड़े कर देना, एक हुड्डा का कैंडिडेट आ गया, एक शैलजा का कैंडिडेट आ गया, इन सब वजह का एक ओवर कॉन्फिडेंस होना, इन सब का मिला जुला स्वरूप बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। हमारी कोई हवा नहीं थी ऐसी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब को भूपेंद्र हुड्डा का भी धन्यवादी दौरा कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब को हुड्डा साहब का भी या कांग्रेस वालों का भी धन्यवाद कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 ज्योति जी, कर देना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, आज अगर 5 साल के लिए हरियाणा की जनता दोबारा से प्रताड़ित होगी, अनेकों समस्याएं थी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, आयुष्मान कार्ड, रजिस्ट्री बंद होना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, समस्याएं गिनाते गिनाते थक जाती हैं। किसी भी एक समस्या का हल नहीं हुआ और सरकार तीसरी बार आ गई। कैसे आ गई तीसरी बार? ये तीसरी बार आ गई क्योंकि कांग्रेस की मेहरबानी हुई। मुख्यमंत्री जी आज अपना धन्यवादी दौरा कालका से शुरू किया उन्होंने, और मैं तो कहता हूं इस धन्यवादी दौरे के साथ साथ एक हुड्डा साहब का धन्यवादी दौरा कर दें। और जो प्रवक्ता साथी जो बीजेपी छोड़कर आपके बीच में आ गया वो तो आपका हो गया, अरे उसके ऊपर तो उंगली ना उठाओ, ऐसा तो बहुत गलत संदेश जाएगा। अब सारे कह रहे गुटबाजी। आपने टीवी चैनल पे एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर ये क्लियर कर दिया कि गुटबाजी है, ये बहुत अजीब बात है। हाँ, उदय भान जी इस्तीफा दें ना दें उनका अपना नैतिकता है, उनका अपनी मर्जी है, लेकिन पार्टी का कोई भी वर्कर, कोई भी नेता इस पर टिप्पणी तो कर सकता है।
लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं ना। अगर टिप्पणी नहीं कर सकता फिर आप ये कैसे कह सकते कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है? कांग्रेस वाले तो करते ही मीडिया में टिप्पणी है रोड साहब, आप लोगों का तो कल्चर है। नहीं देखिए, आंतरिक लोकतंत्र है आप लोगों का, ये केवल वीरेंद्र सिंह एक पहले नेता नहीं है। बात करके खत्म करूंगा। लगभग सारे ही नेता, एक भूपेंद्र हुड्डा को तो मैं नहीं कहूंगी, उनके अलावा लगभग सारे नेता मीडिया में ही अपने बयान देते हैं पार्टी को लेकर, दूसरे नेताओं को लेकर। भूपेंद्र हुड्डा हालांकि बचते हैं किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से। ज्योति जी एक बात कहूंगा बस, एक बात क्या के समाप्त करूंगा। देखिए, अगर ये कहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मीडिया में नहीं आना चाहिए, चलिए मैं मान गया भूपेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मीडिया में आके बयान नहीं देना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र आंतरिक रखना चाहिए। और अब ये जो खुद दे रहे हैं उनके बारे में बयान, उसमें साजिश की मुंह दिखा रहे, ये क्या है? क्या ये शोभा देता है? अपने ही नेता, क्योंकि बड़े नेता है, अपने ही नेता के खिलाफ इतना कहना। और नहीं, आप ओंकार जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री की बात सुनिए, नाथ सिंह सैनी जी क्या कर रहे हैं? मतलब है आप वीरेंद्र सिंह जी के बारे में नाथ सिंह सैनी जी का बयान सुनिए पहले कि बीजेपी के साथ मिले हुए वीरेंद्र सिंह जी, ये इसका मतलब जो प्रवक्ता साथी हैं, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस में टिकने नहीं देना चाहते, उनको बरासी से कटाक्ष करके ताकि वो खुद ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। ये बहुत अजीब स्थिति है। ओंकार जी, आप चरम सीमा, ओंकार जी आपको बात ही नहीं समझ आ रही है, ज्यादा चरम सीमा बोल क्या रहे हैं? मेरे अनुसार गुटबाजी नहीं आ सकती। आप नाथ सिंह सैनी जी का बयान सुनिए, अपने से बहुत सीनियर नेता को टीवी चैनल पर आकर उसको नसीहत दे रहा है, एक बड़े नेता को, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें साजिश की बुराई है। ये तो 100% हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है ओंकार सिंह जी, ये मतलब नहीं है, ये रेडी लूटने वाले लोग नहीं है यहाँ पर। आप भी तो वीरेंद्र सिंह जी को पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। ज्योति जी, इनके बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को फोन देख करके कह सकते हैं कि आपने बयान गलत दिया, आप ऐसे बयान ना दो। फोन करके भी तो कहा जा सकता है। टीवी चैनल पर आकर एक प्रवक्ता अगर बड़े नेता के बारे में अच्छी बात कर रहा है तो ये गुटबाजी की चरम सीमा है। कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी राजनीति कर रही है? चलिए आप अपनी मर्जी से करो, हम नहीं बताएंगे, ना हम बताएंगे, ना हमें बताने की जरूरत है। लेकिन मेरे भाई आप बताएंगे भी तो मानेंगे थोड़ी ना, गुटबाजी की चरम सीमा पर पहुंच चुके हो, जैसे हो वैसे चलते। प्रदर्शनी जी, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि अभी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नए आए हैं कांग्रेस में, उन्हें कांग्रेस का कल्चर पता नहीं है। रोज साहब ने तो सीधा ही कहीं ना कहीं कह दिया है कि जो देश में प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, माहौल डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब हुड्डा साहब इतने सीनियर लीडर हैं, मैं उनका खुद भी बहुत मान सम्मान करती हूँ, पूरा हरियाणा करता है, लेकिन इस किस्म का तो हास्यास्पद बनाया बयान तो ना दे। मतलब नए क्या आए, मतलब पहली बार आए हैं? अरे पहली बार तो नहीं आए हैं ना, पता है उनको कांग्रेस का कल्चर। और जहां तक बेचारे कहां जाएंगे, लोकतंत्र है कहां पे कांग्रेस में? सुरेश जी बोल रहे कांग्रेस में लोकतंत्र, कांग्रेस में लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जिस गांधीवाद की ये बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं ज्योति जी, ये कौन सा गांधीवाद को बात कर रहे थे? ये प्रियंका गांधी की बात का, वो गांधीवाद की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इंदिरा गांधी एंड डायनेस्टी की गांधी की बात कर रहे थे, ना कि महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। ये महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहे थे। कांग्रेसियों को एक सबसे बड़ी गलतफहमी इस बात की, किरण चौधरी जी को मुख्यमंत्री किरण चौधरी जी को कौन सा मुख्यमंत्री आपने बना दिया? कौन सा मुख्यमंत्री? परेशान हो गए आपसे। अभी देखिए कैसे खुशी खुशी घूम रही हैं, मुस्कुराहट है चेहरे पे। आपने तो उनकी मुस्कुराहट छीन ली थी, जैसे कुमारी शैलजा की मुस्कुराहट छीन ली थी आपने, जैसे कि यहाँ पे बाकी नेताओं की छीन ली थी। आपके यहाँ लोग, वो बेचारे कहाँ टीवी चैनल में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे आप बताइए? तो आपके यहाँ सुनता कौन है? नॉर्थ एवेन्यू में चाय पानी पी के आ जाते हैं आप लोग, वो समीक्षा बैठक वो लोग ले रहे हैं। आप ये बताइए, करण दलाल है वो समीक्षा बैठक में, जो कि खुद चुनाव हार गए थे, जी बताएं। एक बात बताता हूँ, करण दलाल खुद चुनाव हारे थे ना, खुद हार गए। नॉर्थ एवेन्यू में हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में रहते हुए भी भावी मुख्यमंत्री थे,
अरे समीक्षा बैठक हुई है सुरेश गौड़ जी, समीक्षा बैठक आप लोगों की हुई है इसमें मुख्यमंत्री नॉर्थ एवेन्यू में। किरण चौधरी बीजेपी में है, तो आप उनसे गांव मिलवा के दिखाओ, फिर पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कैसा है। सुरेश जी आप अपडेटेड ही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, 132 नंबर नॉर्थ एवेन्यू में आप लोगों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के हरियाणा के साथ, जिसमें करण दलाल भी थे उस बैठक में, मेवात के आफ्ताब भी थे, बहुत सारे लोग थे, और वो समीक्षा लेने जो चुनाव हार गए, आपने उनको समीक्षा आप इस्तेमाल नहीं। तो ये तो बीजेपी का अपना टैलेंट है ना कि यहाँ जो भी नेता मुख्यमंत्री का ख्वाब लेकर आते हैं, सबको एक तरह से, एक हरियाणा में कहावत है गर्दन का सरिया निकालना, तो बीजेपी वाले निकाल देते हैं सबकी गर्दन का सरिया। तो इसमें आप इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि किरण चौधरी अब क्यों नहीं सीएम बनना चाह रही, चौधरी साहब वहां क्यों नहीं सीएम बनना चाह रहे थे, राव इंद्रजीत को देख लीजिए, बड़े बड़े नेता हैं, ये बीजेपी का अनुशासन है ना अपना, फिर बीजेपी की अपनी काबिलियत है। ज्योति जी आपने सागर में सागर भरने वाली बात की, जो गर्दन के सरिया वाली बात आपने कही, आपने सरवंश और दोनों प्रवक्ता साथियों को भी अपडेट कर दिया, क्योंकि ये मुद्दे से हटके लाइन पकड़ रहे थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था बोलने क्या। आपने ये जो गर्दन के सरिये की बात कही है, इनको अगर मौका लगे तो ये दर्शन जी तो शायद कुछ गाँव में होंगे, इनको चाय पिला के दोबारा से भी समझाना, ये गर्दन में सरिया बीजेपी में तो निकाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस में हर व्यक्ति मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे गलत ध्यान दे। हम तो पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का अनुशासन है ना फिर साहब, ये बीजेपी की कमी नहीं है, ये आपकी पार्टी कहीं ना कहीं कमी में रह जाती है इस मामले में। नेता खुलकर बयान देते हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते देखते ही तो कहीं ना कहीं आप लोग हार गए। सबको मुख्यमंत्री बनना था, सभी को सीएम बनना था, आप लोग भी जानते हैं। सारे बड़े नेता सीएम रोजाना, जो कि खट्टर साहब को भी हमने सुना, सीएम नायब सैनी भी बार बार कहते थे कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता रोजाना सीएम बनकर सोते हैं। हुआ क्या आप लोगों के सामने है, गुटबाजी एक बड़ा कारण था जिसके पीछे जो भी परिणाम आए हैं हरियाणा में। मैं जादून जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार जादून जी भी हमारे साथ हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कम से कम आपने मेरी बात को समझा कि यहाँ सारे मुख्यमंत्री का दावेदार थे। ईमानदारी से मैं यह भी स्वीकार करता हूँ, इस बात का हमें नुकसान हुआ, और जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप पेंडिंग कमेटी के आगे लिखित मौखिक शिकायत या सुझाव दीजिएगा, तो इन दोनों आईएनएलडी और बीजेपी ए और बी टीम को ये दिक्कत होती है कि नहीं, कांग्रेस में तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मीडिया में डाल दीजिएगा, बीजेपी ने मुंह के ऊपर टेप लगा लीजिएगा, वहां बोलना बीजेपी की बी टीम कौन है, तो चुनाव में पता लग गया, कांग्रेस पार्टी का समझ नहीं पा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं ज्योति जी, बीजेपी की बी टीम कौन है ये पता लग गया, पूरे दम के साथ लड़ी, भले हमारे 2 सीट आई, लेकिन जनता को पता लग गया कांग्रेस पर भरोसा किया था, किसानों को भी पता लग गया कि कांग्रेस पर भरोसा किया था, कांग्रेस ने धोखा किया। आज अगर किसी के धोखे की वजह से तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है तो कांग्रेस है। प्रत्येक बच्चे से पूछ लो, वो यही कहेगा कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। जादौन जी, इनके बीजेपी से मिले हुए प्रभारी क्योंकि प्रभारी की हम बात करें, वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उदय भान जो कि खुद भी होडल से हारे, और उन्हें लेकर बीजेपी तो कह ही रही है कि वो सेनापति खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, उन्हें क्या अधिकार रह जाता है कि वो अपने पद पर कायम रहें। वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि वो हैरान हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं उदय भान। हालांकि जयप्रकाश जेपी को हमने सुना, वो कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए हैं, या भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अभी नए नए आए हैं कांग्रेस में। कैसे देख रहे हैं बयान? देखिए, ऐसा है कि बयान आ गया है तो क्या करें, पार्टी के नेता ने बयान दे दिया तो कुछ ना कुछ जवाब तो देने कि वो नए नए आए, जबकि वो तो पुराने कांग्रेस ही है। और भारतीय जनता पार्टी में तो वो ठीक है कि केंद्रीय मंत्री रह लिए और अपने बेटे को भी उन्होंने सांसद बना लिया, फिर लौट के आ गए। उनको लगा कि अब संभावनाएं बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही है तो इधर आ रहे। तो बीजेपी वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के राजनीतिक व्यक्तित्व को भी समझने की जरूरत है। जब वो हुड्डा जी की सरकार थी हरियाणा में, जो 14 तक रही, तब तक वो शैलजा जी के साथ पूरी गुटबाजी करते थे, और वो जो है सरकार को लेके कुछ ना कुछ नसीहत, कुछ ना कुछ सुझाव वो देते रहते थे। शैलजा जी और वो मिलकर यही करते थे। बाद में 14 के चुनाव आते आते वो बीजेपी में चले गए। फिर शैलजा जी ने अपना अलग ही मोर्चा खड़ा कर लिया। फिर वो तो उन्होंने वो जो है किरण चौधरी जी और रणदीप सुरजेवाला के साथ एक अलग कॉम्बिनेशन बना लिया। वो क्या है कि सुझाव देते रहते हैं। जब वो बीजेपी में रहे तब भी वो कहते रहे कि जे की से रिश्ता तोड़ दो, इसके साथ ठीक नहीं है, ये नहीं है। वो पार्टी मंच पर नहीं कहते,
उनको ये एहसास है कि मेरी कदकाठी बहुत बड़ी है। उन्होंने जो है, जब हुड्डा सरकार थी तब भी उन्होंने एक अपना जींद में सम्मेलन कर लिया था अलग से, जिसमें उन्होंने प्रभारी दिग्विजय सिंह को बुलाया और शकील अहमद थे उनको बुलाया और अलग कर डाला अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया तो इसको भारतीय जनता पार्टी के सुझाव पर या उससे मिली भगत पर मैं लगता है कि ऐसा नहीं है। वो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में शामिल है कि वो सुझाव और सलाह देते रहते हैं तमाम तरह की जो है। तो इस तरह से उन्होंने दे डाली है। उन्होंने ये भी कहा है ना कि एक आदमी से कांग्रेस की हरियाणा में पहचान है, तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी प्रहार किया है। तो वो उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस में अगर बहुत अच्छा स्पेस हासिल करना है तो क्या किया जाए, तो वो कर रहे हैं। हालांकि गुटबाजी हर दल में होती है, कहीं छुपी हुई चलती रहती है अंदर अंदर और कहीं मुखर हो जाती है। कांग्रेस में सबसे बड़ी बुराई ये है कि यहाँ गुटबाजी मुखर होती है, तमाम तरह के बयान और सामने अखाड़ेबाजी, एक दूसरे को चुनौती देना, एक दूसरे को तोड़फोड़ करना, तो वो सब चलता है और वो सब दिखाई दे रहा है। तो अब ये है कि ये नेतृत्व सेंट्रल नेतृत्व का काम है कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह से पहले कमलनाथ जी को प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने सारे नेताओं को, कैप्टन अजय यादव और सबको बुला के समझाया था कि कोई बयान नहीं देगा सार्वजनिक रूप से, और वो उसका परिणाम आया था। बहुत लंबे समय तक बयानबाजी नहीं हुई थी लेकिन फिर शुरू हो गई। तब ये है कि प्रभारी जी ने इस्तीफा दे ही दिया है, तो इसका क्या की उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने तो इस्तीफा दे रखा है, तो उनका इस्तीफा मंजूर करिए और आप सहायक प्रभारी से काम चला रहे हैं। सह प्रभारी से जो वो है दूसरे जितेंद्र जी, उनसे काम चला रहे हैं। आज वही थे राजभवन मार्च में। तो ये है कि अब ये वीरेंद्र सिंह जी का बयान है और इस पर जो है केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए कि वो जिन्होंने व्यवस्था दी है और अगर उसके खिलाफ वो बयान आ रहा है और किस तरह की ढिलाई है, क्या नेतृत्व चेंज ऑफ गार्ड करना है या नहीं करना है, तो वो बुला के उनको समझाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को दिल्ली बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि भाई आपने पार्टी मंच पे रखना चाहिए था, या आप वो नेतृत्व करने जा रहा है, कुछ भी फैसला देने जा रहा है। तो ये गुटबाजी को ठीक करने का लिए केंद्रीय नेतृत्व को स्टेप लेने पड़ेंगे। रोड साहब, आप कह रहे हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी जहां इनको स्पेस मिल रहा होगा, जहां इनको मौका मिल रहा होगा, तो ये भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, उदय भान को लेकर पार्टी हाईकमान के सामने भी बात कर रहे होंगे। फिर ये हैं कुमारी सैलजा हैं या शमशेर गोगी जैसे जो कि खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। ज्योति जी, बिल्कुल, मैं तो पहले भी आपके चैनल के कई बार डिबेट में बात हुई कि चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव जी हों या वीरेंद्र सिंह जी हों या शमशेर सिंह गोगी हों, सभी बड़े नेता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के प्रवक्ता साथी का भी ध्यान आकर्षित करके बात करता हूँ कि हमने इससे दिलाई नहीं किया कि वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेता नहीं है। मैंने तो उल्टा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले भी कांग्रेस में बड़े नेता थे और बोलने वाले थे, मीडिया में भी बोलने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी में वो चुप्पी साधने वाले रहे, छोटे नेता बन के रहे, और कांग्रेस में आकर दोबारा से फिर वो हमारे बड़े नेता, हमारे को मुबारक, और दोबारा से वो वही कांग्रेस के पुराने उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र कांग्रेस में है, सिर्फ बीजेपी में तो हो नहीं सकता। वहां तो किसी ने सीएम की दावेदारी ना वीरेंद्र सिंह जी ने करी ना किरण चौधरी कर पाए। टेलीविजन पे सुरेश जी, प्लीज मैं कवर करता हूँ। बड़े नेता का इस तरीके से आप मखौल बनाएंगे? नहीं, आप कुछ और बात कर रही हैं अपने ही नेता का। आप कुछ और बात कह रही हैं। मैं नहीं सर, मैं वही बात बोल रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप प्लीज सुनिएगा। दूसरी बात, अभी ज्योति जी आपने भी दादर पेशागर मिलने की बात कही और आपके विशेषज्ञ जो साथी बैठे उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने तो बल्कि एक नई बात और बताई कि वीरेंद्र सिंह जी कुछ हासिल करने के लिए उसे पैसे जाते हैं, आपके विशेषज्ञ ने बात रखी। और माननीय नायब सिंह सैनी जी का जो बयान है इस संदर्भ में, वो और भी एक तरह से शंका पैदा करने वाला है। मैंने तो सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जो कहा वो दोबारा रिपीट करता हूँ। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी हरियाणा के ऊपर बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं। बहुत गहरा मंथन चल रहा है, ईवीएम से लेकर और छोटे से छोटे कारण का पता लगाया जा रहा है पार्टी क्यों हारी, और इसका जल्दी ही समाधान या हल निकाला जा रहा है। कोई भी नेता पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपना लिखित या मौखिक सुझाव या शिकायत देने का बार बार अवसर हाईकमान की तरफ से प्राप्त भी कर रहा है, तो आपको मीडिया में जाकर पार्टी का मजाक उड़ाने की इजाजत, अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दे सकती। हम आपके विशेषज्ञ साथी ने कहा राजनीति जी लक्ष्मण रेखा कुछ है क्या कांग्रेस में? रोड साहब,
लक्ष्मण बिल्कुल, रेखा है मैं क्या? बताता हूँ। प्रदेश जी। अध्यक्ष प्रभारी को लेकर बयान देते हैं कि जो मैसेज उनके फोन में आए थे उनको लेकर कहते हैं, कभी कहते हैं कि आधा नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ज्योति आधा जी, सच बोल रहे हैं। ज्योति जी, कभी प्रभारी मैं को तो टिकटों का जो बंटवारा है वो ठीक से नहीं हुआ ये कह दिया जाता है। बहुत सारे नेता वो हैं जो कि भूपेंद्र हुड्डा को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तो ये कौन सी लक्ष्मण रेखा है? कम से कम नेताओं के बयानों से तो ये कहीं नहीं लगता है। नहीं ज्योति जी, देखिए अभी जो बताया प्रभारी जी ने, बिल्कुल कोशिश की थी कि कोई हरियाणा में आपसी मतभेद ना रहे और काफी हद तक हम सफल भी रहे थे, लेकिन किसी कारण से जब ये सरकार नहीं बन पाई, दोबारा से ऐसे कुछ बयान आए हैं, तो इस पे हाईकमान जल्दी समाधान निकाले कि हम पार्टी की जो अनुशासन है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। ये पार्टी लाइन है और मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर दोबारा पार्टी लाइन यही ट्वीट करता हूँ कि किसी भी नेता को पार्टी प्लेटफॉर्म की बर्बाद करनी चाहिए। आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का और हरियाणा प्रदेश की भली भाली जनता का भी इसमें नुकसान, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पीड़ित नहीं होना चाह रही थी। मैं एक लोकदल के जो इनामों के प्रवक्ता सकते हैं उनकी बात से भी मैं सरोकार रखता हूँ। मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का आपसे इनामों से समझौता होता तो सत्या आ जाती। हम घमंड में नहीं थे कि हमने समझौता नहीं किया, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम अपने दम पे सरकार ले आएंगे। शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे रोड साहब, ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। मैं ईमानदारी से ओवर कॉन्फिडेंस आपको, हमें ओंकार जी कुछ भी कहिएगा, हमें यह था कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे। अगर हमारे को कहीं कमी देखिए आप मेरे लोकसभा में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सरकार नहीं बनी है, क्योंकि ये सरकार नहीं बनी, उसमें 11 मंत्री चल रहा है। शायद वो ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी रोड साहब ये तो मानने का कारण के जरिए के पीछे भी रोना बंद करिए। जीत को लेकर भी कई वजह हो सकती है किसी भी पार्टी की, हार के भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे प्रमुख कारण है ओवर कॉन्फिडेंस, आप मान रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं? ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, अगर हम कई बार ऐसा लगता है कि इन्होंने एक लिमिट तक जो ईवीएम को साधा है, क्योंकि वो तो क्लियर बात है 61.19 शंकर अय्यर और का बयान आया है कि ईवीएम पे रोना बंद करें। अगले दिन है 6.71 पे झारखंड में ईवीएम खराब नहीं हुई आप लोगों की। 15,000 अरे झारखंड में नहीं खराब हुई, हिमाचल में नहीं खराब हुई आप लोगों की। अगर प्रियदर्शनी जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप हम डिबेट में बार बार ये बात पूछेंगी, आज इसको फैसला करते हैं। आपकी सरकार में, मैंने पहले भी ज्योति जी जानती है, भूपेश्वर दयाल जी खट्टर साहब के वस्ती होते थे, उनके घर चोरी हो गई थी सोनीपत में। हम हरियाणा न्यूज में ज्योति जी की डिबेट में जुड़ते थे। जब ये चर्चा आई मुख्यमंत्री के वस्ती के घर में चोरी हो गई और चोर पकड़े नहीं, हमने बिना स्वार्थ बिना राजनीति किए ये कहा कि पुलिस को कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री के माननीय वस्ती श्री भूपेश्वर दयाल जी के घर चोरी करने वालों को पकड़कर कार्रवाई करनी चाहिए और उनका सम्मान वापस दिलाना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमने यह नहीं कहा, एक सेकंड, हमने यह नहीं कहा ज्योति जी कि मुख्यमंत्री जी के तो 3-4 वस्ती है, जवाहर यादव भी है, अमरिंदर सिंह भी है और अमित आर्य भी है। एक के घर चोरी होगी, बाकी 3 के घर चोरी होगी। अगर हम आप जैसी बात अमित आर्य तो उनके मीडिया एडवाइजर रहे, लेकिन आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? आज के मुद्दे से क्या लेना देना इन बातों? सभी वस्ती के घर में चोरी थोड़ी करेगा, चोर अलग अलग जगह चोरी करता है, चाहे वो धन की चोरी हो, सामान की चोरी हो या वो वोटों की चोरी हो। आप कैसी बात कर रहे हैं कि एक ही दम चोरी करेगा चोर की? आज तक दुनिया के इतिहास में किसी पुलिस विशेषज्ञ को बिठा लो, किसी डीजीपी, सुरेश जी आप काफी समय ले चुके हैं, अभी आप सुने। कभी भी चोर जो है एकदम कंटिन्यूसली नहीं करता कि हर पैर का ताला तोड़ेगा। ओंकार जी ने जिस बात को लेकर चुटकी ली है, बहुत दिलचस्प और बहुत अहम बात है अपने आप में कि बीजेपी वालों को तो भूपेंद्र हुड्डा का भी धन्यवाद करना चाहिए या कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी धन्यवाद दौरे करने चाहिए उनके घर जाकर। तो आप मान रही है प्रियदर्शनी जी, आप मान रही है कि एक बड़ा कारण ये भी रहा हरियाणा जैसे राज्य में जहां कोई भी पार्टी तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई, आप लोगों के लिए सरकार बनाने में कांग्रेस की गुटबाजी ने भी काफी मदद की है? नहीं, मैं तो ओंकार जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देखिए, क्योंकि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये भी तो हरियाणा में ही रहते हैं ना, हरियाणा से बाहर तो रहते नहीं थे।
तो इन्होंने भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है, मैं बता रही हूँ आपको। इसके पीछे कारण मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने जिसको कहते हैं लत्तम जुत्तम अपनी पार्टी में देखा, बिना संगठन बिना ऑर्गेनाइजेशन के पार्टी देखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पा रहे हैं, ये सरकार कैसे चलाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इनसे रुष्ट होकर हमें वोट दिया। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ओंकार भाई, एकदम करेक्ट बात बोली है इन्होंने, और कुछ मिला जुला नहीं है, रुष्ट होकर कर दिया इन्होंने। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपने ही नेता की आप कहते हैं ना मुखालफत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे आके, इतने बड़े चैनल पे आके आप इस किस्म की अगर बुराई करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी ने आपको पार्टी लाइन ये दे रखी है कि जाइए और अपने नेता की बेइज्जती करिए नेशनल टेलीविजन पे। कमाल है, ये तो आप लोगों की यही तो पार्टी लाइन समझ नहीं आ रही है आज तक। ये राजनीति ना जनता को समझ में आ रही है, ना कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है, सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझ में आ रही है। एक दिन बस्ता लेके आती है जिसमें लिखा होता है पैलेस्टाइन के बारे में, एक दिन बस्ता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रायता फैला चुकी होती है, तो उसके बाद दूसरे दिन बस्ता लेके आ जाती है बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में। और अपने देश के हिंदुओं के बारे में तो सोचती नहीं है, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचेंगी। कमाल कर रहे हैं आप भी कमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी देश का हो, हिंदू है प्रियदर्शनी, अरे अपने देश के हिंदुओं के बारे में तो सोचो। प्रियंका गांधी ने कर ली, चली गई राम मंदिर दर्शन करने के लिए गई है। प्रियंका गांधी राम मंदिर दर्शन करने के लिए गई है, नहीं गई है, ये बताइए। नहीं गई है, नहीं गई है, ये बताइए। हिंदुस्तान को आजाद गांधी परिवार ने कराया है, उनकी कुर्बानी है। हिंदुस्तान को आजाद हमने कराया, कांग्रेस पार्टी में। किसने करवाया है? इटली से पार्सल होता है, इटली वाली दीदी ने करवाया, इटली वाली दीदी ने करवाया, स्पेगेटी और पास्ता ने करवाया आजादी दिलवाई। कैसी बात कर रहे हैं सुरेश जी, कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इस किस्म की डिबेट बात करें। सोनिया गांधी एक बस्ते में 4 ड्रेसेस लेके आई थी, आज खसों की संपत्ति है। कहां से आ गई वो संपत्ति, कहां से आ गई वो संपत्ति? इटली से तो लाई नहीं थी, दहेज में तो मिला नहीं था उनको। 53 वर्षों तक तिरंगे झंडे का हाथ नहीं लगाया मैंने आरएसएस के मुखंडे में। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मुद्दे पर बात किया कीजिए ओंकार जी। फांसी तलवाने की गवाही सुरेश रोड जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संज्ञान में सब कुछ है और वो जब भी फैसला लेंगे सबको मान्य होगा। सुरेश जी अभी आप रुकिए, आप लास्ट कमेंट के लिए भी आपको जवाब बोलिएगा, आप राइट डाउन कर लीजिए, आप याद रखिएगा आपको क्या बोलना है, लास्ट कमेंट में आप बोलिएगा। ओंकार जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के संज्ञान में सब कुछ है, जो भी फैसला लेंगे सबको मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। लेकिन ना एलओपी बनाया गया कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बयानों को लेकर ही लग रहा है कि हाईकमान के संज्ञान में कुछ भी है या कोई भी नसीहत देने के मूड में हाईकमान के नहीं लग रहा है कि हरियाणा को बहुत हल्के में लिया जा रहा है इस हार के बाद कांग्रेस हाईकमान की ओर से। ज्योति जी, मेरे को लग रहा है कांग्रेस हाईकमान भी कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि वो जो निर्णय लेना चाहता है, अगर वो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के हक में होता तो अब तक ले लिया होता। वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है, जो निर्णय में देरी हो रखी है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा ज्योति जी, इस विधानसभा चुनाव में हमारी कोई हवा नहीं थी। हाँ, हमें उम्मीद थी कि हमारी 15-20 सीट आएंगी, लेकिन 2 सीट आई, हमें उसमें इत्मीनान है। कांग्रेस की हवा थी, प्रत्येक चैनल कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। ये जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, ये 100% कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद होना चाहिए इसमें। और इससे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आज 5 साल के लिए दोबारा से अगर प्रदेश की जनता बीजेपी के हाथों प्रताड़ित होगी, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, रजिस्ट्री पोर्टल, इतनी समस्याएं एक बार सरकार बन गई, ये कांग्रेस का धन्यवाद बनता है। हाँ, मेरे भाई सुरेश रोड जी बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, ये जो नसीहत चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को दे रहे हैं, अगर ये नसीहत उनको फोन पर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पार्टी की एकजुटता नजर आएगी। आज तो पार्टी का इनका बिल्कुल चौराहे पर हंडिया फूट गई। आज आपकी डिबेट में ज्योति जी, जैसे सांझे की हंडिया चौराहे पर फूटती है, कांग्रेस की हंडिया इस डिबेट में फूट गई। बीजेपी की साथी मेरी बहन ने भी मान लिया कि अगर हमारी सरकार बनी है तो बीजेपी, इसमें कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की कहीं ना कहीं फूट
कहीं ना कहीं इनकी बयानबाजी, इनके दो तीन कैंडिडेट खड़े होना, उनकी वजह से कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को वोट नहीं डाली, बीजेपी को वोट डाली है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे भाई बार बार कह रहे हैं भारत को आजाद कराने, हिंदुस्तान को आजाद लाखों कुर्बानियों के बाद कराया गया। बिल्कुल, लाखों शहीदों ने कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया, किसी एक परिवार ने आजाद नहीं कराया। आज हम क्या भूल सकते हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला का सैकड़ों ऐसे लाखों ऐसे कुर्बानी देने वाले हैं, उनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद है। किसी एक परिवार ने भारत को आजाद नहीं करा। बिल्कुल जादव जी, क्योंकि निकाय चुनाव भी करीब है और बीजेपी आप जानते ही तैयारी में 2 कदम आगे रहती है और निकाय विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पास ना अभी संगठन है और ना आसपास समय में हमें लग रहा है कि संगठन घोषित कर दिया जाएगा, एलओपी बना दिया जाएगा, पदाधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस इस हार से उभर पाई है, अगले चुनाव को लेकर कोई तैयारी कर रही है हरियाणा में? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है उस हार से अभी तक नहीं उभर पाई। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उससे बड़ा झटका लगा है उनको लगा है कि हम जो है चढ़ते हुए पहाड़ से नीचे आ गए। अब ये ले है, लेकिन फिर भी ये है कि आगे के भविष्य के लिए आगे की जो गतिविधियां अपना अगर नहीं बढ़ाएंगी और निकाय चुनाव वगैरह के लिए वो तैयारी नहीं करते हैं तो और नुकसान होगा, नुकसान बढ़ता ही जाएगा। उससे अच्छा तो यह है कि कांग्रेस को एकजुट होकर और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। उधर जो है एलओपी का ऐलान भी होना चाहिए, नहीं तो उससे ये लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अभी जो टिप्पणी आ रही है मजबूर है, कभी ये है कि वो करना नहीं चाहता, कभी कुछ तरह तरह की धारणाएं पैदा होंगी। तो धारणाओं को तोड़ने के लिए है कि कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस अकेले हरियाणा में नहीं हारी, वो महाराष्ट्र में भी हार गई, वो झारखंड में भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, नहीं तो उसका स्वतंत्र क्या है, राजस्थान में भी हारी है, तो अब वो छत्तीसगढ़ में भी हारी है। तो अब आप उसको लेकर ही बैठे रहेंगे तो आगे का आपके भविष्य का क्या होगा? भविष्य के लिए सोचिए, जो हार गए वो ठीक है, ईवीएम भी अगर जिम्मेदार है तो आप करते रहिए उसकी जांच, और सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी थी और वो जो है चुनाव आयोग ने इनको जवाब दे ही दिया है। तो अब एकमात्र रास्ता आपको ये है कि अपना संगठन मजबूत कीजिए और अपनी एकता स्थापित कीजिए और आगे के जो भी चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारी कीजिए। और जो भी विपक्षी भूमिका है, आज उन्होंने राजभवन मार्च किया, तो अब वो देखिए कि हरियाणा के मुद्दों को लेकर भी कोई मार्च करना लिए, और भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा भी बड़ा जबरदस्त है। अभी अडानी और ये दूसरे मुद्दे ही नहीं है, अभी तो महंगाई का मुद्दा बहुत जबरदस्त है जो आम आदमी और हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए भी कुछ कीजिए। तो कांग्रेस को एकजुट होकर और अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। रोड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही देखिए एक बात जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कही कि कांग्रेस की छवि एक व्यक्ति से जुड़ी, एक परिवार से जुड़ी बन गई है जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, यानी सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि अगर एलओपी भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाना होता तो हाईकमान बना चुका होता, तो कहीं ना कहीं हाईकमान मजबूर है। तो एलओपी वाला जो डिसीजन है, वीरेंद्र सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं लगता है? ज्योति जी देखिए, पार्टी हाईकमान किसको बनाए और किसको हटाए, इसका इस्तीफा ले, इसको नियुक्त करे, ये जल्दी फैसला हाईकमान ने करना है, इसकी कोई टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकता। हाईकमान कह रहे मंथन के बाद इसको कार्रवाई करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दोनों प्रवक्ता साथियों से पूछना, शेर सिंह गुंगी के बयान का भी जिक्र हुआ डिबेट में आज पहले जो होता है, उन्होंने चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, खर्ची और पर्ची की बात से जोड़ के देखा था बीजेपी ने, अपने घर पर वो बयान दिया। हमने डिबेट में बड़ी मुश्किल उस बात को क्लियर किया कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, शायद उन्होंने हल्के में, जैसे कई बार होता है ना कि सामने गांव के या उनके अपने परिवार के लोग बैठे हो तो मजाक में से, तो पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नैलो सभी ने कांग्रेस पार्टी की उंगली उठाई कि आपका विधायक, आपका विधानसभा का प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी कैसी बात, तो वो बयान इनको इसका मतलब उस समय नहीं उठा रहे थे। आज शमशेर सिंह गोगी को और बयान दे रहे हैं, वो पार्टी के किसी नेता या पार्टी के नेतृत्व में सवाल उठाते हैं, वो बयान तो उनको अच्छा लगता है, और उस समय गोगी की जगह वही बयान खराब लगता था। गोगी जी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, हमारे नेता हैं, हमने उनको संभाल के भी रखना है, हमने तो बीच का रास्ता भी निकाल के रखना है कि उनका वो बयान था, हमने तो तब भी कहा कि हम उसके बयान से सहमत नहीं है, गोगी जी के व्यक्तिगत बयान है, मैंने शायद डिबेट में बोली थी चुनाव के दौरान, मुझे याद है शायद आपके चैनल पर बयान। तो
योगी जी के बयान से पार्टी ने बिल्कुल भी सहमति प्रकट नहीं की। तब इन लोगों का क्या मानना था? आज अगर योगी जी को और बयान दे रहे हैं हमारे किसी नेता या नेतृत्व के खिलाफ, अगर हम कहते हैं कि योगी जी को यह बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए, आज ये लोग इस बात को मान नहीं रहे। आज कह रहे हैं कि आप योगी जी के ऐसी नसीहत नहीं दे सकती पार्टी। यानी दोहरे मापदंड आपको इन दोनों प्रवक्ता साथियों के एक ही बयान से साबित हो जाते हैं कि या तो शमशेर गोगी के आप दोनों बयानों का समर्थन करो, इसका मतलब आप दोनों खर्चे और पर्चे को बढ़ावा देने वाले लोगों को, या फिर आप दोनों प्रवक्ता साथी उनके बोलो कि शमशेर गोगी का एक बयान ठीक है और एक गलत है, और हम दोनों समय समय पर अपना स्टैंड बदलने वाले। एक पार्टी उम्मीदवार के बेटे का बयान हो, नीरज शर्मा का बयान हो, शमशेर गोगी का बयान हो, लेकिन ठीक से आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने उस वक्त खारिज भी नहीं किया था, और ये भी शायद ओवर कॉन्फिडेंस था आप लोगों का कि देखिए बना बनाया माहौल जो कि आप लोगों के मुताबिक खराब भी हुआ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि आप लोगों ने ठीक से खंडन भी नहीं किया था कि पार्टी साथ नहीं खड़ी इन बयानों में। मैं एलओपी को लेकर जो पूछ रही थी, आपने कहा कि सिंगल लाइन में विधायकों ने अपनी इच्छा हाईकमान को भेज दी है, लेकिन एलओपी दो महीने 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है कि चुनाव परिणाम आए नहीं बन पाएंगे। अब कहा यह जा रहा है अगर भूपेंद्र हुड्डा कोई बनाना होता, हम पहले भी कई बार डिबेट्स कर चुके हैं, तो जाहिर है उन्हीं को बनाए रखा जाना था, लेकिन अब हाईकमान फैसला नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है। ज्योति जी देखिए, तो हाईकमान के विवेक के ऊपर है कि इसको बनाए, और इसका कारण ये नहीं है जो आप जानना चाह रही है। मैं इसमें भी एक अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो हमारे इडालो और बीजेपी के प्रवक्ता साथी सोचते हैं, इसका कारण ये नहीं है ये डिले इसलिए हो रहा है कि हुड्डा साहब को नहीं बनाएगा। इसका कारण ये है कि पार्टी लगातार बहुत बारीकी से हार के कारणों के पता करने के लिए फाइंडिंग कमेटी बनाकर बैठक के ऊपर बैठक करती जा रही। देखिए, जब तक आप पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, कई बार ये कब तक बैठक हमें हर कारण का पता लग जाए, उसके बाद करेंगे। पहले कहते रहे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद एलओपी मिलेंगे, आप कह रहे हैं कितने महीनों से आप लोगों का मंथन चल रहा है, कब तक ये मंथन चलता रहेगा, कितनी बारी जल्दी ये जिज्ञासा जो है ना, ये इस पर विराम देखने वाला है भारतीय जनता पार्टी नेलोर से भी। चलिए लास्ट कमेंट बीजेपी से ले रही हूँ, प्रियदर्शनी जी। अभी तो बड़े बदलाव की मांग भी कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह। उन्होंने 1991 को याद करके कहा है कि 20 साल बाद 1991 में ये पहली बार हुआ था जब बड़ा बहुमत हासिल किया था वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े पद के लिए। नहीं, वो ठीक है, वो तो इनका चलिए आंतरिक मामला है, इनकी तो बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा है, तो इनको बड़ा पद क्या देंगे। इनके प्रवक्ता आज सामने आके मुखालफत कर रहे, कौन सा बड़ा पद देंगे, ये तो संचय की बात है, गर्व की बात है, ये जाने। लेकिन मैं तो ये हैरान हूं कि लोग कैसे अपनी बोलचाल बदल लेते हैं। अरे सुरेश जी प्लीज बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने किसी टोका नहीं आपको, प्लीज मुझको बोलने दीजिए। नहीं लेकिन देखिए कितनी आप लोग अपनी पार्टी लाइन, इसका मतलब ठीक नहीं है। नहीं सुरेश जी सुन लीजिए, प्लीज सुनिए ना, सुन लीजिए आप सुनिए। ये देखिए ज्योति जी, इन लोगों का सुन लीजिए प्लीज। देखिए इन लोगों का कितना, इनका देखिए कैसे बोली बदल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बोल रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा ज्योति जी चमत्कार होगा, ये सुरेश जी बोल रहे थे, ठीक है। और एक और इनके प्रवक्ता थे, देखिए चमत्कार कितना बड़ा होगा, बीजेपी को उसकी असलियत पता लग जाएगी, क्या हो गया, और उसके बाद हम एलओपी भी बना देंगे। अच्छा, एलओपी के लिए तो आप लोग भी दबाव कहीं ना कहीं डाल रहे थे। 15 दिन का जो नोटिस दिया गया था उसका समय भी पूरा हो चुका है कहीं ना कहीं, प्रदर्शनी जी। हाँ, घर खाली करने के लिए हमने दिया था, वो भी खत्म हो गया है। खाली नहीं किया इन्होंने, उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है। नहीं चलिए खाली करें, हम एलओपी को लेकर कह रहे हैं, एलओपी बनाने को लेकर। शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, वीरेंद्र सिंह की बयानबाजी को लेकर हमने चर्चा की। प्रतिक्रियाएं भी कांग्रेस से सामने आई हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने, उदय भान ने, जयप्रकाश जेपी ने वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा और उसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।